हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसके आगे का भाग बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में क्या बताई थी, जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पर जो सूबेदार हुए हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताई थी। साथ ही जो सूबा शासन है वो क्या होता है, सूबेदारों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब भी बता दी थी। अब फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन काल में जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं, ठीक है, क्या जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं इनके बारे में बताने वाली हूँ। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके समय पर कौन सा कार्य हुआ है छत्तीसगढ़ में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मराठा शासन में जो ब्रिटिश नियंत्रण था छत्तीसगढ़ में, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में क्या बताई थी, सूबेदारों के बारे में। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, सूबेदार है ना, उनका नाम है एक और उनका कार्यकाल है। अब मैं आप सभी को इसे फिर से क्यों बता रही हूँ, देखिए मैं आप सभी को जब सबसे पहले पढ़ाई थी मराठा शासन काल, तो उसमें क्या बताई थी कि जो बिम्बाजी भोसले जी हैं, ठीक है, उनकी पत्नी थी आनंदीबाई। क्या नाम था उनकी पत्नी का? आनंदीबाई। तो आनंदीबाई का शासन रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 1787 से 1801 तक। कब से कब तक? 1787 से 1801 तक। ये बात मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ये जो आनंदीबाई है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से पर्सन है। मतलब क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि आनंदीबाई से संबंधित जो व्यक्ति हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उनका नाम का चयन कीजिए, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसा कि वेंकोजी भोसले, महिपतराव दिनकर, भवानी कालू, ऐसा, ठीक है। तो आप सभी को अब कैसे पता चलेगा कि जो आनंदीबाई थी उनके टाइम पर कौन कौन से थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को कहाँ से पता करना है, जो सन है ना 1787 से 1801, ठीक है, ये आनंदीबाई का कार्यकाल था। तो इसी टाइम पर जितने भी सूबेदार हुए हैं ये सभी आनंदीबाई से संबंधित रहेंगे, ठीक है। और जो वेंकोजी भोसले हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि वेंकोजी भोसले जो है बिम्बा जी के मृत्यु के बाद बने, ठीक है। तो बिम्बा जी की मृत्यु के बाद ही तो उनकी पत्नी आनंदीबाई जो है वो सत्ता में आई थी, इसलिए वेंकोजी भोसले भी क्या हो गए, जो आनंदीबाई थी उनसे संबंधित पर्सन हो गए, मीन्स व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्यकाल आप सभी देख रहे हैं, महिपतराव दिनकर का है 1783 से 90, विठलराव दिनकर का है 1790 से 96, भवानी कालू का है 1796 से 97, उसके बाद केशव गोविंद का है 1797 से 1808। तो अब यहीं पर हमें रुक जाना है, क्योंकि जो आनंदीबाई है उनका कार्यकाल था 1787 से 1801, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो केशव गोविंद है, कौन से वाला, जो केशव गोविंद जो सूबेदार हैं वहां तक जो है आनंदीबाई थी, क्योंकि 1801 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुछ समय तक जो केशव गोविंद थे उन्होंने भी जब आनंदीबाई सत्ता में थी तब कार्य किया था, ठीक है। तो ये जो महिपतराव दिनकर है, विठलराव दिनकर है, भवानी कालू और जो केशव गोविंद है, ये सभी जो होंगे वो आनंदीबाई से संबंधित व्यक्ति होंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आनंदीबाई जब सत्ता में आई तब ये सभी सूबेदार हुए हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और जो वेंकोजी भोसले हैं वो भी होंगे। तो आप सभी इस प्रकार से अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है आनंदीबाई से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन से व्यक्ति हुए हैं करके, तो आप सभी इनको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को जो सन है, डेट है, उसको याद रखना जरूरी है। अब आगे आज मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आपको बताई, मैं छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं, है ना, उनके बारे में बताऊंगी, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आए थे, ठीक है। तो देखिए, ये बताने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बातें जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। आप सभी को मैं सबसे लास्ट में बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि जो यादवराव दिवाकर थे वो छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हुए, ठीक है। उनके कार्यकाल में ही एक युद्ध हुआ था, सीताबर्डी का युद्ध, ठीक है, जिसमें जो मराठा थे वो पराजित हो गए। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश नियंत्रण में चली गई थी। तो ये जो घटनाएं हुई है, ठीक है, सीताबर्डी का युद्ध, तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स,
आप सभी को मैं स्टार्टिंग से थोड़ा शॉर्ट में 5 मिनट में बता रही हूँ ये सारी बातें। तो आप सभी को मैं सबसे पहले बताई थी कि रघुजी प्रथम कौन थे, नागपुर के भोसला शासक थे, ठीक है। उनके सेनापति कौन थे, भास्कर पंत थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया और यहाँ पर जो भोसला शासन है ना उसको शुरुआत की। मीन्स भोसला जो है उन्होंने यहाँ पर शासन स्टार्ट किया जब भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ को जीत लिया, ठीक है। अब जब रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद कौन बने शासक, रघुजी द्वितीय बने। कहाँ के, नागपुर के, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन थे, बिम्बाजी भोसले थे। अब बिम्बाजी की मृत्यु के बाद कौन बने, वेंकोजी भोसले बने, ठीक है। तो जो रघुजी प्रथम है और रघुजी द्वितीय है वो नागपुर के शासक थे, है ना। और जो बिम्बाजी भोसले और जो वेंकोजी भोसले हैं वो कहाँ के थे, वो छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो वेंकोजी भोसले उनकी मृत्यु हो गई 1811 में। उस समय जो रघुजी द्वितीय है उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि रघुजी द्वितीय की मृत्यु कब हुई है, 22 मार्च 1816 को। तो उस समय वो जिंदा थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई किसकी, वेंकोजी भोसले की, तो छत्तीसगढ़ का शासन देखने के लिए एक वायसराय की नियुक्ति की गई। उनका नाम था अप्पा साहब, ठीक है। उनको अप्पा राव साहब करके भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसलिए मैं आप सभी के लिए अप्पा राव साहब भी लिख दी हूँ और बाद में अप्पा साहब भी लिखी हुई हूँ, जिससे आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो अप्पा साहब थे ना, ये बहुत ही लोभी व्यक्ति थे, है ना, स्वार्थी व्यक्ति थे और इन्हें छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया गया। लेकिन उस समय क्या था, रघुजी द्वितीय जो थे वो जिंदा थे, ठीक है। इसलिए ये जो अप्पा राव साहब थे वो अपना मनमानी नहीं कर पाए थे उतना। लेकिन जैसे ही 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई, ठीक है, तो ये जो अप्पा राव साहब हैं इनकी मनमानी शुरू हो गई। अब देखिए कैसे, ये जो रघुजी द्वितीय थे इनके बेटे थे परसो जी, ठीक है। कौन थे, परसो जी नाम था उनका। और ये जो परसो जी थे इन्हें इनके पिताजी की मृत्यु के बाद नागपुर राज्य का नया शासक चुना गया, ठीक है। लेकिन ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से निर्बल व्यक्ति थे, मीन्स अस्वस्थ थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने काका अप्पा साहब को, देखिए इनके काका थे अप्पा साहब, ठीक है, इन्हें शासन संचालन हेतु नियुक्त किया एजेंट के रूप में, जिन्हें पहले ही छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा गया था। तब ये जो अप्पा साहब है, ठीक है, इनके हाथों में बहुत कुछ जो शक्ति है वो चला गया। तो इन्होंने क्या किया, जो नागपुर राज्य है ना, उस पर पूर्णतः शासन करने के लिए, क्योंकि हालांकि इनको एजेंट के रूप में तो नियुक्ति कर दी गई थी, है ना, परसो जी के द्वारा, लेकिन जो परसो जी थे वो जिंदा थे और वही नागपुर के शासक थे, तो इनको बहुत ही रिस्पेक्ट भी था वहां पर। लेकिन ये जो अप्पा साहब है वो स्वयं बनना चाहते थे, परसो जी को हटा करके नागपुर राज्य के स्वामी, मीन्स नागपुर राज्य के शासक बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जैसे ही रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई 22 मार्च 1816 को, वैसे ही इन्होंने मई में ही 27 मई 1816 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिए। कब किए, 27 मई 1816 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को ये वाला जो फैक्ट है इसे बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि 27 मई 1816 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किया। किन्होंने किया, अप्पा साहब ने, ठीक है, किन्होंने किया, अप्पा साहब ने। और ये डेट भी आप सभी याद रखिएगा, 27 मई 1816। अब देखिए ये जो डेट है ना 27 मई 1816, इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपको सीधे ही पूछ देगा कि अप्पा राव साहब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब की करके, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा इसको, कि ये जो अप्पा राव साहब है इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो किया है वो कौन से सूबेदार के टाइम पर किया है, ठीक है। तो मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से सूबेदार के टाइम पर इन्होंने सहायक संधि की थी। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप सभी को मैं पहले ही पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए ये जो सहायक संधि आखिर वो क्या था। इस संधि के अनुसार जो नागपुर राज्य है उसमें मराठा व्यय पर ही अंग्रेजी सेना को रखा जाना था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ, क्योंकि इनको कुछ खर्चा भी नहीं करना था। मराठा जो व्यय था उसी पर ही अंग्रेजी सेना को रखा जाना था। इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज है ना, उनको नागपुर पर शासन करने का एक तरीके से अधिकार मिल गया, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये जो अप्पा साहब है वो बहुत ही स्वार्थी और लोभी व्यक्ति है, तो हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो अंग्रेज है ना, इनका नागपुर में मीन्स जो मराठा शासक है इन पर थोड़ा सा क्या हो गया, शासन जो है वो स्थापित ही हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे जो है 10 फरवरी 1817 को ये जो परसो जी है इनकी अचानक मृत्यु हो गई रहस्यमय ढंग से,
ठीक है। कहा जाता है कि ये जो अप्पा साहब हैं इन्होंने ही षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाई थी, लेकिन अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने इस बात को दबा दिया और स्वयं क्या बन गए, स्वयं राजा बन गए। क्योंकि जैसे ही 10 फरवरी 1817 को भोसला शासक परसों जी की मृत्यु हुई, उनके साथ उनकी पत्नी थी काशीबाई, ठीक है, उन्होंने भी क्या कर लिया, सती हो गई। उस समय क्या होता था, एक प्रथा थी सती प्रथा, तो उसके तहत वो अपने पति के साथ सती हो गई, तो इनका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ 21 अप्रैल 1817 को। कब हुआ, 21 अप्रैल 1817 को। ठीक है। इस प्रकार जो अप्पा साहब है वो नागपुर रियासत के शासक बन गए। अब देखिए ये जो अप्पा साहब है ना, ये जैसे ही नागपुर रियासत के शासक बने, इन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना, मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अंग्रेज जो है वो थोड़े से खफा हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने कहा भी कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके अप्पा साहब को समझाया। लेकिन अप्पा साहब जो थे वो क्या किए, एक राष्ट्रीय लेवल के नेता थे, है ना, उस समय मराठा शासक, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे शायद, बाजीराव द्वितीय करके। ठीक है। तो ये जो बाजीराव द्वितीय है, इनके साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो बाजीराव द्वितीय है उन्होंने उसी टाइम पर ही जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते जो अप्पा साहब है इन्होंने भी सीता बर्डी में, कहाँ पर, नागपुर का जो सीता बर्डी नामक स्थान है, यहाँ पर युद्ध स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के साथ, और इस युद्ध में जो अप्पा साहब है वो पराजित हो गए। ठीक है। तो अप्पा साहब जैसे ही पराजित हुए, इन पर बहुत सारे कर और लगा दिए गए, और जो बहुत सारे क्षेत्र थे उस समय, है ना, मीन्स जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर स्थित जितने भी मराठा राज्य थे, वो सारी जमीन जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में चली गई थी। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि ये जो शासक थे, कौन शासक, जो मराठा शासक थे, ये पूरी तरीके से हार चुके थे, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन फिर भी जो जेनकिंस नाम के रेजिडेंट थे, ठीक है, अब देखिए ये जेनकिंस कौन था, जो नागपुर रियासत था ना उस समय, उसका ये रेजिडेंट था। ठीक है। क्या था, रेजिडेंट था या फिर रेसिडेंट था, आप सभी जैसा भी पढ़ना चाहे। ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है, तो कहीं पर इसे रेजिडेंट करके भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, और कहीं कहीं पर रेसिडेंट करके भी लिखा रहता है, और दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये जो नागपुर रियासत था उस समय, वहाँ का रेसिडेंट था जेनकिंस नाम का। अब रेसिडेंट मीन्स क्या, ये प्रतिनिधि था जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उस समय, है ना, कौन, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसका प्रतिनिधि था नागपुर में, कौन, ये जो जेनकिंस नाम का रेजिडेंट था वो। ठीक है। तो यही जो था जेनकिंस, इसने फिर से अप्पा साहब को क्या किया, बैठा दिया था नाम मात्र के लिए, कुछ समय के लिए नागपुर का शासक बनाकर। लेकिन कुछ समय बाद जो गवर्नर जनरल थे उस समय, देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप सभी याद रखिए कि जब ये सीताबर्डी का युद्ध हुआ, है ना, और जब ये जो मराठा थे, कौन, अप्पा साहब, इनको पद से हटाया गया, तो उस समय कौन थे शासक, मीन्स जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, हेस्टिंग नाम के थे। ठीक है। कौन थे, गवर्नर जनरल हेस्टिंग। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जनरल हेस्टिंग जो थे उस समय ही गवर्नर जनरल थे भारत के। तो इनके आदेश पर क्या किया गया, 2 जनवरी 1818 को, कब, 2 जनवरी 1818 को ये जो अप्पा साहब है इनको हटा करके जो रघुजी द्वितीय थे, उनके नाती जो थे, जो छोटे थे, अल्पवयस्क थे, रघुजी तृतीय, इनको गद्दी में बैठाया गया, मिस नागपुर रियासत का शासक इन्हें बनाया गया। अब देखिए रघुजी द्वितीय के बेटे थे परसो जी, है ना, परसो जी का बेटा था ये रघुजी तृतीय। ठीक है। जो कि अल्पवयस्क था, उस समय छोटा था, लेकिन इनको ही गवर्नर जनरल के आदेशानुसार 2 जनवरी 1818 को क्या किया गया, नागपुर रियासत का शासक नियुक्त किया गया, और अप्पा साहब जो है उनको निकाल दिया गया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो अंग्रेज हैं उनका शासन। तो ये जब अप्पा साहब जो है इनको निकाल दिया गया, और इनको जब शासक बनाया गया रघुजी तृतीय को, तो ये बहुत ही छोटे थे, अल्पवयस्क थे उस समय। ठीक है। तब अंग्रेजों ने अपनी नीति अपनाई, कौन सी नीति अपनाई, इन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, वो बहुत ही क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। क्यों हो गया था, सूबेदारों के कारण, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत ही परेशान करते थे, धन की वजह से, धन लूटना ही इनका एक काम रह गया था, और न्याय व्यवस्था भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ सा था। तो अंग्रेजों ने क्या नीति बनाई,
अंग्रेजों ने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है वो अभी बहुत ही अस्त व्यस्त है, छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ को व्यवस्थित करने के लिए, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको दूर करने के लिए, और जब तक ये जो शासक थे कौन रघुजी तृतीय बड़े नहीं हो जाते हैं, मीन्स वयस्क नहीं हो जाते हैं, तब तक जो अंग्रेज हैं यहाँ पर अधीक्षक के रूप में काम करेंगे, और जो शासक थे, कौन शासक, रघुजी तृतीय, इनके प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ का शासन संभालेंगे। तो इस प्रकार सन 1818 में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मराठा शासन के अंतर्गत ब्रिटिश नियंत्रण कहते हैं, क्योंकि शासक तो रघुजी तृतीय ही थे, है ना, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेज जो है वो यहाँ पर शासन करने लगे, और उन्हें कोई क्या कहा गया, ब्रिटिश अधीक्षक कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, अधीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट कहते हैं। तो आप सभी इंग्लिश में कभी अगर लिखा रहेगा सुप्रिटेंडेंट तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कब से स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश जो नियंत्रण है वो अगर पूछा जाता है तो जून 1818 से स्टार्ट हुआ। कब से हुआ, जून 1818 से। ठीक है, और कब तक रहा, जून 1830 तक रहा। कब तक रहा, जून 1830 तक, क्योंकि जून 1830 में जो रघुजी तृतीय थे वो क्या हो गया, वयस्क हो गया, तो फिर से उनको शासन दे दिया गया। तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण आया है ना, मीन्स जब छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आया तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, क्या नाम था इनका, लॉर्ड हेस्टिंग। आप सभी इसको याद रखिएगा। और नागपुर के रेजिडेंट कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नागपुर के रेसिडेंट या फिर रेजिडेंट कौन थे, जेनकिंस थे। क्या नाम था इनका, जेनकिंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को जो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं इनके बारे में बताती हूँ। अब देखिए, 31 मई 1818 को जो रेसिडेंट थे जेनकिंस, इन्होंने घोषणा किया कि नागपुर राज्य है, यहाँ पर जो रघुजी तृतीय हैं इनके वयस्क होने तक, क्या नागपुर राज्य में रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक जो नागपुर राज्य का शासन है उसे अपने हाथ में रखेंगे। कौन, रेसिडेंट जो जेनकिंस है वो, उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों में जो नागपुर राज्य उसका शासन लेता हूं करके। इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ भी जो ब्रिटिश नियंत्रण है उसमें चला गया, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो जो नागपुर के मराठा शासक थे उसी के अधीन ही था। जो छत्तीसगढ़ राज्य था वो भी, है ना, जो कि सूबा के रूप में था, उस समय सूबा माना जाता था छत्तीसगढ़ राज्य को नागपुर के अंतर्गत। तो इसी तरीके से जब नागपुर राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला गया तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। और जो नवीन योजना है इसके अनुसार जो भोसला राजा है उसके एजेंट के रूप में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई। मीन्स भोसला राजा के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ में जिस ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, किसके रूप में, भोसला राजा के एजेंट के रूप में, उसे ही क्या कहा गया, अधीक्षक कहा गया। और ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं छत्तीसगढ़ में जून 1818 से 1830 तक, कब से कब तक, जून 1818 से जून 1830 तक, तो कितने ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो टोटल 6 ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं। कितने, 6। ठीक है, और ये कौन कौन थे, उनका कार्यकाल क्या था, आप सभी देख लीजिए। तो सबसे पहले हुए कैप्टन एडमंड, जो 1818 से 1818 तक ही थे, है ना। उसके बाद कैप्टन एगन्यू हुए, इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, 1818 से 1825। इसके बाद कैप्टन हंटर आए, ये 25 में ही चले गए। उसके बाद कैप्टन सैंडीज 25 से 28। उसके बाद कैप्टन विल्किंस आए 28 to 28। ठीक है, उसके बाद कैप्टन क्रॉफर्ड आए 1828 से 30। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसको आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इनका कार्यकाल भी आपको याद होना चाहिए, इनका नाम भी याद होना चाहिए। अब इनके समय में जो भी कार्य हुआ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप सभी को एक एक करके बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि पहला तो अधिकतर इजी ही होता है और सबको पता ही रहता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए, कैप्टन एडमंड हुए। इनका कार्यकाल 1818 और 18 में ही रहे, मीन्स 18 में ही ये चले गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप्टन एडमंड है ना, इनके समय पर क्या हुआ, सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और इनके समय में क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। किसके विद्रोह हुआ था, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो किनके टाइम पर हुआ था, कैप्टन एडमंड के टाइम पर हुआ था।
लेकिन ये जो कैप्टन एडमंड थे है ना, इन्होंने क्या किया, इस पर नियंत्रण पा लिया था। मीन्स जो विद्रोह हुआ था जमींदार का डोंगागढ़ के, उस पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही जो एडमंड है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सेकेंड आए कैप्टन एगन्यू। सेकेंड ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए, कैप्टन एगन्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही ज्यादा कार्य हुआ इनके टाइम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो ये हुआ, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी रायपुर है ना, सॉरी रतनपुर था उस पहले, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी पहले रतनपुर, उसको इन्होंने ही चेंज किया अपने समय पर। और किसे बनाया, रायपुर को। कब बनाया, रायपुर 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी बनी है। और बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कब बना है, 1818 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल में बना है, कैप्टन एगन्यू के कार्यकाल में। मीन्स इन्होंने ही चेंज किया था, रायपुर को राजधानी बनाया था रतनपुर से, है ना, छत्तीसगढ़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद रखिए। अब देखिए इनका जो कार्यकाल था इसमें ही प्रशासनिक ढांचे का भी पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, प्रशासनिक ढांचे का भी पुनर्गठन। अब देखिए प्रशासनिक ढांचा मीन्स क्या, जैसे कि जो कौन आए थे, विठ्ठलराव दिनकर, इन्होंने क्या किया था, जो पूरा छत्तीसगढ़ है उसको 27 परगनों में डिवाइड कर दिया था कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता था, परगना होता था। तो परगना का प्रमुख कौन होता था, कमाविंसदार। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो ये जो कमाविंसदार है, तो जितने ज्यादा परगना उतने ज्यादा कमाविंसदार, फिर उनका वेतन भी देना होता था। तो इन सभी खर्चों को कम करने के लिए जो कैप्टन एगन्यू है, इन्होंने क्या किया, जो 27 परगना था उसको 8 परगनों में सीमित कर दिया। 27 परगना से क्या कर दिया, 8 परगना रखा, है ना। और इसमें सबसे बड़ा परगना था रायपुर और सबसे छोटा था राजरो। क्या, राजरो नाम का था। ठीक है, और यहाँ पर राजहरा करके लिखा हुआ है, लेकिन उसको राजरो भी पढ़ते हैं। मीन्स कुछ कुछ बुक में राजरो भी दिया हुआ है, तो आप सभी राजहरा यहाँ पर लिखा है उसको भी याद रखिए, और राजरो करके भी है उसको भी याद रखिए। ठीक है, ये एक ही नाम है, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 8 परगने थे वो कौन कौन से थे, रायपुर था, रतनपुर, धमतरी, दुर्ग, धमता, करौद, उसके बाद नवागढ़, उसके बाद राजरो। और इनका नाम आपको याद होना चाहिए, रतनपुर, रायपुर, धमतरी। ठीक है, क्या क्या एक बार फिर से सुन लीजिए, रतनपुर, रायपुर, है ना, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद और राजरो। इसके बाद कुछ समय बाद एक और परगना घोषित किया गया बालोद नाम से। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का 9वां परगना था। इस प्रकार टोटल 9 परगने हो गए थे छत्तीसगढ़ में, और ये बात आपको याद रखना है। और परगनों का नाम भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अब डीप करते जा रहा है ना। तो इसलिए आप सभी को इस 8 परगना है उसका नाम याद होना चाहिए। मीन्स जो 9 परगना है इन सभी का नाम याद होना चाहिए। आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो गन्नू का कार्यकाल था इसमें कौन सा परगना नहीं था। ठीक है, और इसमें नाम दे देगा राजनांदगांव करके, तो राजनांदगांव तो है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, कौन कौन सा परगना था करके, तो आप सभी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इनके टाइम पर ही बस्तर और जयपुर जो जमींदारी था, कौन कौन था, बस्तर और जयपुर जमींदारी, है ना, इनके मध्य कोट पार परगने से संबंधी विवाद हुआ था, जिसको सुलझाया था किन्होंने, कैप्टन एगन्यू ने। बस्तर और जयपुर जमींदारी के मध्य कोट पार परगने को लेकर विवाद हुआ था। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बस्तर और जयपुर जमींदारी से संबंधित जो विवाद हुआ था कोट पार परगने को लेकर, उसको किसने सुलझाया था, तो आपको पता होना चाहिए कैप्टन एगन्यू ने सुलझाया था। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस्तर और जयपुर जमींदारी के मध्य विवाद किसके टाइम पर हुआ, किस ब्रिटिश अधीक्षक के टाइम पर हुआ। ठीक है, तो किस ब्रिटिश अधीक्षक के टाइम पर हुआ है, कैप्टन एगन्यू के टाइम पर हुआ है। किसके टाइम पर, कैप्टन एगन्यू के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आप सभी को इसलिए जो भी मैं बता रही हूँ उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे इनके टाइम पर बहुत सारे विद्रोह हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे पूछा भी जाएगा, है ना, क्योंकि आप तो क्वेश्चन को डीप ही करते जा रहे हैं ना, तो आप सभी को इसको भी याद रखना है। तो देखिए प्रमुख विद्रोह हुआ है इनके टाइम पर, 4 विद्रोह हुआ है, नवागढ़ का विद्रोह, राम राय का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह और गोड़ विद्रोह। राम राय का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परलकोट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नवागढ़ विद्रोह है ना, तो नवागढ़ किसके अंतर्गत आता है, अभी बेमेतरा जो जिला है ना उसके अंतर्गत आता है जो नवागढ़ है वो। ठीक है, और इसमें कौन थे, मीन्स कौन थी इसके नेतृत्व करता, महार सिया और सावंत भारती। कौन कौन थे, महार सिया और सावंत भारती। ठीक है, नवागढ़ का विद्रोह हुआ जो था
वो कब हुआ था और 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। और ये जो नवागढ़ है वो किस जिले के अंतर्गत का एरिया है? बेमेतरा। मैं आप सभी को ये जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि नवागढ़ जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नवागढ़ जो है वो बेमेतरा के अंतर्गत आता है। या फिर नवागढ़ का विद्रोह जो है वो हुआ था, तो ये जो नवागढ़ है वो किसके अंतर्गत है, ऐसा करके भी पूछ दिया जाता है। तो ये जो नवागढ़ है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बेमेतरा जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसका सन 1818 में हुआ था ये, ठीक है। महार सिंह और सावंत भारती इसके नेतृत्व करता थे। इसके बाद सेकंड विद्रोह है राम राय का विद्रोह, ठीक है। और ये राम राय कौन थे? आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह जी, ठीक है, जो कि सोनाखान विद्रोह से रिलेटेड पर्सन है। और सोनाखान कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार में। तो ये जो राम राय थे वो जो ये वीर नारायण सिंह जी थे, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, इनके पिताजी हैं, ठीक है। क्या है? पिताजी थे। राम राय जो थे वो वीर नारायण सिंह जी के पिताजी थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो राम राय का जो विद्रोह है वो भी कहाँ पर हुआ है? सोनाखान बलौदा बाजार में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सोनाखान बलौदा बाजार में। कब हुआ था ये? 1819 को हुआ था। कब हुआ था? 1819 को। और इसके नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? राम राय थे। और ये कौन थे फ्रेंड्स? ये सोनाखान के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सोनाखान के जमींदार थे। और सोनाखान कहाँ पर पड़ता है? बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, परलकोट का विद्रोह। तो ये जो परलकोट का विद्रोह है ना, ये कांकेर जिले के अंतर्गत हुआ था। और इसके नेतृत्व करता था गेंद सिंह। कौन थे? गेंद सिंह, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1825 में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स? 1825 में, ठीक है। अब देखिए आगे गोंड विद्रोह। तो ये जो गोंड विद्रोह है ये संपूर्ण गोंड जाति के द्वारा 1818 से 1825 मीन्स ये 1818 में स्टार्ट हुआ था, 1825 में ये कंप्लीट हुआ था, मीन्स समाप्त हुआ था। तो ये जो 1818 से 1825 तक हुआ है गोंड विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था? धमधा दुर्ग के अंतर्गत में, दुर्ग जिले के अंतर्गत धमधा में हुआ था, ठीक है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। और किनके द्वारा किया गया था? संपूर्ण गोंड जाति के द्वारा। किनके द्वारा? संपूर्ण गोंड जाति के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पर हुआ था? धमधा दुर्ग में। और 1818 से 1825 सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संपूर्ण गोंड जाति के द्वारा। और किसके टाइम पर हुआ था? तो एगन्यू के टाइम पर। किसके टाइम पर? एगन्यू के टाइम पर। ये चारों जो विद्रोह है वो किसके टाइम पर हुआ है? कैप्टन एगन्यू के टाइम पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं जो अगले ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं उनके टाइम पर। तो इनके बाद आए थे कैप्टन हंटर, ठीक है। इनका कार्यकाल 25 से 25 ही रहा और कुछ भी नहीं कर पाए, मीन्स इनके टाइम पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है जो आप सभी को पढ़ना हो। अब इसके बाद कैप्टन सैंडिस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो कैप्टन सैंडिस थे, है ना, इन्हें छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी के जन्मदाता कहा जाता है। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ताहूतदारी जो पद्धति है उसके जन्मदाता कौन से ब्रिटिश अधीक्षक थे? तो कौन थे? कैप्टन सैंडिस थे। कौन थे? कैप्टन सैंडिस। इन्होंने इस प्रथा की शुरुआत कर लोरमी और तरेंगा नामक ताहूतदारी का निर्माण किया था। शासकीय कार्यों में इन्होंने और क्या किया? ये जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसका प्रचार, मीन्स कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में पहले क्या होता था? स्थानीय भाषा का ही यूज होता था, है ना, कार्यों में। और जब मराठा आया तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का यूज किया, मीन्स अपनी भाषा का यूज किया। लेकिन जैसे ही ये आया कौन? कैप्टन सैंडिस, इसने शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का यूज करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जितने भी जो सरकारी कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में होने लगा इनके टाइम पर। और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ किया था। क्या किया था? छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था का आरंभ किया था। ये तीनों बातें आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का प्रचलन किया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो डाक तार व्यवस्था उसको आरंभ किया था। और क्या थे ये? छत्तीसगढ़ में जो ताहूतदारी प्रथा है उसके प्रारंभ करता है, मीन्स उसके क्या है? जन्मदाता है छत्तीसगढ़ में। और ये बात आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं ना, इन्होंने जो कार्य किया है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो बता रही हूँ ना उसे आप सभी याद कर लीजिए। और इसके साथ एक और बात आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दिया इन्होंने। पहले क्या था? छत्तीसगढ़ में जो हिंदी वाला वर्ष है ना वही चलता था। हिंदी वाला वर्ष मीन्स फागुन, कार्तिक ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला जो वर्ष था वही चलता था छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब ये कैप्टन सैंडिस आए तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी। मीन्स छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजी वर्ष है जनवरी फरवरी, इसका शुरुआत किया इन्होंने। किन्होंने? कैप्टन सैंडिस ने। तो ये चार बातें आप सभी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला याद रखिएगा, ताहूतदारी के जन्मदाता है, अंग्रेजी में कामकाज शुरू किया छत्तीसगढ़ में, और साथ ही अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में डाक तार का विकास किया,
तरेंगा और लोरमी नामक 2 ताहूतारी बनाया इन्होंने। ठीक है, ताहूतारी जो पद्धति है उसके तहत। अब इसके बाद आए विल्किंस। तो विल्किंस के टाइम पर भी कुछ भी नहीं हुआ है ना, जो कि आप सभी को याद करना हो। और इनका भी कार्यकाल बहुत ही कम था, मीन्स कब से कब था, 1828 से 1828 ही था इनका कार्यकाल। ठीक है, तो इनका भी कार्यकाल अल्पकालीन था, तो इनके टाइम पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद कैप्टन क्रॉफर्ड आए। ठीक है, तो इनके टाइम पर क्या हुआ, इनके टाइम पर सबसे मेन कार्य यही हुआ कि 6 जून 1830 को जो ब्रिटिश शासक है ना, मीन्स जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, जो छत्तीसगढ़ है इसका शासन फिर से जो मराठा राज शासक थे रघुजी तृतीय, इनको सौंप दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया गया, जो शासन है छत्तीसगढ़ का उसे किन्हें सौंप दिया गया, जो रघुजी तृतीय है उनको सौंप दिया गया 6 जून 1830 को। तो यहीं पर ही क्या होता है, जो ब्रिटिश शासक थे है ना, मीन्स जो ब्रिटिश नियंत्रण है छत्तीसगढ़ में वो समाप्त होता है। और जो कैप्टन क्रॉफर्ड है वो क्या थे, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। क्या थे, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितना भी आप सभी को बताई हूँ अधीक्षकों के बारे में, इस सभी बातों को याद रखिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। डाउट हो तब भी कमेंट करें, डाउट ना हो, अच्छा लगे वीडियो तब भी कमेंट करें। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी जो भी नए बच्चे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।